हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 10 मार्च की महामैराथन की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी और बहुत ही जल्द टॉपिक वाइज की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? बताएंगे भाई सब लोग। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? 1972 में या 1981 में या 1973 में या 1985 में? आज की इस महामैराथन की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी और स्थित कहां? बताइए, फूलों की घाटी और स्थित कहां? जम्मू एंड कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे भाई सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बताने का प्रयास करेंगे फूलों की घाटी और स्थित कहां? तो फूलों की घाटी और स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम ने क्या किया था? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया या विधवा विवाह को वैध बनाया, विवाह की उम्र को बढ़ाया या बाल विवाह पर रोक लगाई? बताइए, शारदा अधिनियम ने क्या किया था? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सब लोग। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शारदा अधिनियम ने क्या किया था? तो ये जो है विवाह की उम्र को बढ़ाया था, ये अधिनियम, शारदा अधिनियम। तीसरा का यहां पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, कर भार का क्या तात्पर्य है? बताएंगे सब लोग, कर भार का क्या तात्पर्य है? कर अंततः कौन वहन करता है? करारोपण के सिद्धांत, प्रत्यक्ष व परोक्ष कर निरंतर आरोपित है या समयांतराल के बाद? तो कर भार का क्या तात्पर्य है? बताइए, 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर भार का क्या तात्पर्य है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कर भार का क्या तात्पर्य है डियर? कर अंततः कौन वहन करता है, ठीक है, कर अंततः कौन वहन करता है, यही कर भार का तात्पर्य है। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, यकृत, अमाशय या अग्न्याशय? बताइए, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। और आपका एग्जाम 24 अप्रैल को होगा। अभी तो यही एग्ज़ाम की डेट है, हम यही डेट को लेकर जो है अपनी तैयारी करेंगे, 24 अप्रैल को ही मानकर। आज 10 मार्च हो गई है, तो एक महीना अगर हम मोटा मोटा निकाल लें तो एक महीना आपके पास तैयारी करने का समय है। फेस्टिवल वगैरह का निकाल दें छुट्टी। तो डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि का। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच में होता है या तांबा में होता है या जो है जल में होता है या सीसा में होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस में होता है भाई? तो ये होता है जल में। किस में होता है? जल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी, प्रजनन संबंधी, उत्सर्जन संबंधी या पाचन संबंधी? 7 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये प्रभावित करता है श्वास संबंधी अवयवों को। ओके, 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समुद्र में जो है डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोनार का प्रयोग किया जाता है या लेसर का प्रयोग किया जाता है, रेडार का या मेसर का? इंपॉर्टेंट लिख भी लेना आप लोग इस प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताएंगे सब लोग, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोनार एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगा लेता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम या आर्गन या नियान या ऑक्सीजन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो बताएंगे सब लोग। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और एक भी क्लास आज से आपकी छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है? वो आपका है हीलियम। ओके ना, 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, आपको बताना है। बताइए, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क हो गया, व्यक्तिगत नेटवर्क हो गया, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क हो गया, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क हो गया, तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क इसमें नहीं है चारों में से, ये आपको बताना है। 10 का फटाफट आंसर देंगे सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट भाई वीडियो को लाइक करो। चलिए बताएंगे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क इसमें नहीं है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क इसमें नहीं है? तो व्यक्तिगत नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बाकी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क हैं व्यक्तिगत नेटवर्क को छोड़कर। 10 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, या जो है धर्म समाप्त कर दिया गया, या राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में जो है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, और रिवीजन आप लोग कर लेना। अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, 6 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या 4 वर्गों में? बताइए कितने वर्गों में भाई किया गया है। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। तो IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 12 का यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? पारा से, कैडमियम से, सीसा से, या जस्ता से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिनी माता रोग जो है किस कारण से हुआ था या होता है, यह आपको बताना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? ये हुआ था पारा से। ओके, यहाँ पे 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस का, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पी हेगड़े, मेधा पाटकर, या सीपी भाटिया, या अरुंधति राय? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बताएंगे सब लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। 14 का यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? बताएंगे सब लोग। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जैट्रोफा, जक रांदा, या जूनिपर? तो जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? यह जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। 15 का यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? बताइए, पीर से क्या आशय है? फटाफट आंसर करेंगे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? 16 का जवाब दीजिए। सूफी परंपरा में पीर से आशय है क्या? तो पीर का जो आशय होता है सूफियों का गुरु होता है। क्या होता है पीर का आशय? सूफियों का गुरु। यहाँ पे 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है। 1599, 1707, 1699, या 1657 में? बताएंगे सब लोग। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन का, कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन ई? 18 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग।
रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने समय का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन, या 150 से 200 दिन, या 160 से 180 दिन, या 100 से 200 दिन? बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। 19 का यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 3, 2, 4, 1। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सब लोग, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 4 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मेथेन, प्रोपेन, एथेन या ब्यूटेन? 21 का जवाब दीजिए सब लोग, कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई, बहुत अच्छे। तो एलपीजी का इसमें जो प्रमुख घटक है डियर, वो है आपका ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एलपीजी का फुल फॉर्म टाइप कर देंगे, एलपीजी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष जो है किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? बताइए भाई सभी लोग। तो ये तो एक निश्चित तिथि पर मनाया जाता है 5 जून को, ये भी 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 को जवाब दीजिए, यहाँ पे ये विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट दिवस किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। और इसका जवाब आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि ये याद रखिए, ज़्यादा पूछा जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन है? बताइए NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या वित्त मंत्री, या जो है भारत के राष्ट्रपति? NIC के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को आप लोग। बताइए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या महामंडल में? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। 24 का यहाँ पे आपका शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी में, टोक्यो में, हिरोशिमा में, या हांगकांग में? स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था हिरोशिमा में। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और जो फेमस कंट्रियां हैं उनकी करेंसी आपको पता होना चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है एंड प्रेसिडेंट कौन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। युआन किस देश की मुद्रा है? 26 का जवाब देंगे सब लोग, युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जापान की है, इटली की है, चीन की है, या यूगोस्लाविया की है? तो ये चीन की है। 26 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। जापान की मुद्रा क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। जापान की मुद्रा येन। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है? किसकी अनुशंसा आवश्यक है? लोकसभा अध्यक्ष की, केंद्रीय वित्त मंत्री की, लोकसभा के नेता की, या राष्ट्रपति की? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है। किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? बताइए कौन सा उपन्यास है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बना था? रंगभूमि, पद्मराग, परीक्षा गुरु, या आनंद मठ? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो उपन्यास है आनंद मठ।
जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था, बताइए द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था, मदुरै, कपातपुरम, कांची या चेन्नई। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ, तो ये कपातपुरम में हुआ था। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948, 1952, 1950 या 1960। बताएंगे सब लोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप, वीर सावरकर, जतीन मुखर्जी या दामोदर चापेकर। बताएंगे सब लोग भाई, अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे वीर सावरकर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने और कब दीपावली घोषणा की थी, किसने और कब जो है दीपावली घोषणा की। 32 को जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो कब पूछे तो 1929, किसने पूछे तो लॉर्ड इरविन ने दीपावली की घोषणा की। 32 का यहाँ पे ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाएगा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, बीएसई के द्वारा या जो है आईएसई के द्वारा। बहुत ही सरल प्रश्न है, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किस समकालीन ग्रंथ ने जो है शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया था, हाल की गाथा सप्तशती, नागार्जुन की माध्यमिक कारिका, अश्वघोष की बुद्धचरित या नागसेन की मिलिंद पन्हो। 34 का जवाब दीजिए सभी लोग। किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया, तो वो है नागसेन की मिलिंद पन्हो। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन, प्रोटीन या विटामिन या वसा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, बताइए। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, कंपोनियन क्रॉप या एंटर क्रॉप, तो वो है कंपोनियन क्रॉप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अंकोर वाट कहां पर है, अंकोर वाट कहां पर है, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में या इंडोनेशिया में। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देंगे सब लोग। अंकोर वाट कहां पर स्थित है, 37 का जवाब दीजिए, कंबोडिया में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, कितने समय में लगाता है भाई, बताइए सब लोग। 38 का जवाब दीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो लगभग 27.5 दिन समय लगाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रानीखेत क्या है, रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि यह प्रायः खेतों में शुरू होता है, या जो है यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों को देखा गया था, या सर्वप्रथम फ्रांस की महारानी ने एक खेत में जो है इस रोग से मरी मुर्गी को देखी थी। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था यह रोग, इसलिए इस बीमारी को रानीखेत रोग कहा जाने लगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना जो है 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था,
वो कौन कौन से इतिहासकार हैं? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो आपके दोनों हैं, KN वर्मा और SR राव, ए व बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बुल और बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे सब लोग। बुल हो गया और बियर हो गया, ये जो है किसके लिए प्रयोग होता है? आयकर विभाग, शेयर बाजार, मुद्रा बाजार या बिक्री कर के लिए? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। तो बुल हो गया और बियर हो गया, ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है शेयर बाजार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? बताइए। व्यापार में निरंतर घाटा होना, आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, विदेशी व्यापार में घाटे की अवस्था, कुछ उद्यमों द्वारा घाटे की दशा में उत्पादन करना। 42 को जवाब दीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? आयकर की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई सब लोग। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा, पटसन, इस्पात, सीमेंट। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो वो आपका है सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए, पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान है जो राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर? 46 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा स्थान है जो राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है कौन सा? भरतपुर है आपका। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? PC महालोबिस, M विश्वेश्वरैया या जवाहरलाल नेहरू या TT कृष्णमाचारी? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक है कौन? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? तो वो है आपके M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? बताइए। 48 का जवाब दीजिए सब लोग। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से, सार्वजनिक क्षेत्र से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से या इनमें से कोई नहीं? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान मान होता है? अल्कोहल या बायोगैस या लकड़ी या कोयला? वही लकड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक, पोलियो, टिटनेस या कुकर खांसी? तो बताइए, 50 का जवाब दीजिए। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ओके, तो ये थे आपके GS के क्वेश्चन। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? राजकुमार वर्मा की या महादेवी वर्मा की या जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सुभद्रा कुमारी चौहान? अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई। अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? ये है महादेवी वर्मा की रचना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है भाई? जूठन का मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर? तो जूठन का लेखक कौन है भाई? 52 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे। जूठन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन
यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा शब्द जो है गुण संधि का उदाहरण है, बताइए इसमें कौन सा वो शब्द है जो गुण संधि का उदाहरण है। कवींद्र, देवेंद्र, वनौषधि या इत्यादि। इत्यादि में तो यण संधि हो जाएगा। अब इसमें बताइए इन तीनों में 53 का जवाब दीजिए सब लोग। कवींद्र में आपका जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, कविधन इंद्र। तो देवेंद्र में आपका गुण संधि हो जाएगा, देवधन इंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। बताइए ये पंक्ति जो है इसके रचनाकार कौन है। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, रघुवीर सहाय है या केदारनाथ सिंह है, कौन है। 54 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये जो पंक्ति है ये है नागार्जुन की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या श्याम नारायण पांडे, कौन है भाई। 55 का जवाब दीजिए। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी। 55 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का जितने भी रस हैं सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। प्रेम है या रति है, सौंदर्य है या वैराग्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएंगे सब लोग। 56 को जवाब देंगे सब लोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत क्या है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा, विभावना, यमक या प्रतीप। फटाफट जवाब देंगे, 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। फिफ्टी 57 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। इसमें आपका उत्प्रेक्षा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात की जा रही है। सोरठा छंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रा आपको याद होनी चाहिए और मैं जब छंद पढ़ाऊंगा तो सब मैं रटा दूंगा। देखिए सोरठा में 11-11 होती है और दोहा में आपका जो है 13-13 होता है। ठीक है, चलिए उल्टा होता है, दोहा सोरठा का उल्टा होता है। अगला प्रश्न, पत्तों में लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रकृति का, देश का या प्रेयसी का, देव का। किसका चित्रण किया है भाई कवि ने। 59 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो इसमें जो है कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तू सहज शांति का दूत मनुज, के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ेल कर सहजशील, देखती तुझे दुनिया सारी, रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियों में किसका गौरव गान किया गया है। भगत सिंह का, जवाहरलाल नेहरू का या जो है महात्मा गांधी का या जो है सरदार पटेल का या महात्मा गांधी का। किसका किया गया भाई गौरव गान। तो इसमें किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। बताइए भाई सब लोग। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो इसके जो लेखक का नाम है वो है प्रेमचंद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह कहलाता है कौन सा वाक्य। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य या सरल वाक्य। बहुत ही सरल प्रश्न है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है सरल वाक्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है चारों में से। वह आपकी श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आप में श्रद्धा करता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें शुद्ध वाक्य है वह आप पर श्रद्धा रखता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना है, अज्ञान प्रकट करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान पर इतराना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? यानी कि इसमें कौन सी संधि है आपको बतानी है। वृद्धि संधि होगा नहीं, व्यंजन भी होगा नहीं, अयदि भी नहीं होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? बताइए कौन सा युग्म जो है विपरीतार्थक है? फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। ये वाला आपका सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमुख का विलोम क्या होगा? विमुख का आमुख, प्रमुख, उन्मुख, इनमें से कोई नहीं। विमुख का विलोम बताइए सब लोग। तो विमुख का विलोम क्या होगा डियर? उन्मुख हो जाएगा, ऑप्शन यहां पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 2, 1, 8, 20। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? टोटल 8 भेद किए जाते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो ये बहुव्रीहि समास से बना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और जैसे आपका माता पिता हो गया, माता पिता, तो इसमें भी बताना कौन सा समास है, ठीक है। भाई बहन हो गया, इसमें कौन सा समास है। रात दिन हो गया, इसमें कौन सा समास है, जवाब दीजिएगा। और इसमें भी बताइएगा चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उपयुक्त में से इसका राइट आंसर बताइएगा। उसके बाद माता पिता, भाई बहन, रात दिन में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 10 मार्च की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।